Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जीके है। जीके में वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे आपका जो टेट होता है, टेट का जो इन्वायरमेंट पोर्शन होता है और उसमें जो है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो जूनियर होते हैं, जूनियर में जो आर्ट वाले होते हैं उसमें भी जो है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जिससे कि अगर सुपर टेट होता है, सुपर टेट में जो आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और देखिए अभी हाल में जो है पीएनपी कल जो है प्रस्ताव भेज दिया है आपका टेट होने के लिए। 28 नवंबर को पीएनपी ने प्रस्ताव भेज दिया है। अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो आपका जो टेट का एग्जाम होगा 28 नवंबर को होगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ जाइए और बढ़िया से आप तैयारी करिए और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है। और हमारे चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको हम जो जीके का जितना पोर्शन है, हिंदी, जीके और आपके जो विज्ञान है, ये सब आपकी तैयारी पूरा कराएंगे, ठीक है। और आगे चलते सकते साइकोलॉजी में तैयारी कराएं, लेकिन इतना जो है हम आपको तैयारी से अच्छे कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। भारत के शास्त्रीय कितने हैं? 8 है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान समझिएगा। दोनों क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं 6 भाषाएं हैं। अब देखिए 6 भाषाएं में कौन कौन है आपका? सबसे पहला कन्नड़ है। 6 भाषाएं आपको नोट कर लीजिए कॉपी में। सबसे पहला आपकी भाषा कौन है? कन्नड़ है। दूसरा आपका मलयालम है, ठीक है। कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है। दूसरा क्या है? तेलुगु है। और चौथा आपका जो है तमिल है, तमिल है। पांचवा आपका है उड़िया है और छठा आपका संस्कृत है। फिर से आप सुन लीजिए, पहला आपका कन्नड़ है, दूसरा आपका मलयालम है, तीसरा आपका तमिल है, चौथा आपका तेलुगु है और पांचवा आपका है उड़िया है, छठा आपका संस्कृत है। तो ये जो है 6 भाषा हैं। आगे देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने, ठीक है। लुईस पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है। और देखिए जो रेबीज होता है कैसे होता है, जो पागल हमारे कुत्ते, जो पागल कुत्ते होते हैं, पागल कुत्ते काटने से, पागल सियार काटने से, पागल भेड़िए काटने से, ये सब जो जानवर होते हैं इनके काटने से जो होता है और क्या हो जाते हैं? रेबीज हो जाते हैं। और जिसको रेबीज हो जाता है ना उसको क्या होता है कि हाइपोफोबिया। हाइपोफोबिया में समझते हैं कि पानी से डर लगना, पानी से डर लगना हाइपोफोबिया कहलाता है। तो जिसको रेबीज हो जाता है ना तो पानी से बहुत डरता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझते रहिए। तो रेबीज की टीके खोज कौन किया था? लुई पास्चर ने, ठीक है। लुई पास्चर, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आप चाहे कहिए चाहे सूर्य मंदिर कहिए, इसे 2-3 नाम है। तो एक आपका एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि जो आपका उड़ीसा में है कौन सा? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पगोड़ा है, ठीक है। ये जो है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो ब्लैक पगोड़ा का किस नाम? ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर के कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको जो कोणार्क मंदिर जो आपका ये है सूर्य मंदिर है, इसका जो निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंहदेव प्रथम में। नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में जनगणना की शुरुआत पहली बार जो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1872 में, ठीक है। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो नियमित नहीं थी, पहली बार हुई थी। जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में हुई थी, ठीक है।
1881 में, देख लीजिए 1881 में जो है, जो 10 की जनगणना होती है 10 साल में एक बार होती है। तो 10 साल में जो 10 साल में हो रही जनगणना कैसे शुरू हुई? 1881 से। मतलब कि जो नियमित, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। या 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। तो जो नियमित जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना या 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की क्या है? ओजोन परत जो मोटाई है किससे नापते हैं? डाप्सन से। डाप्सन, ठीक है, डाप्सन से जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ठीक है, अब देखिए ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में किस परत पाई जाती है? समताप मंडल में। आपका एग्जाम पूछ सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, ये बहुत ओजोन का जो प्रतीक होता है, सूत्र होता है, क्या होता है? O3 होता है, O3। ठीक है, तो O3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो ओजोन, देखिए जो ओजोन परत है, ओजोन जो परत होती है क्या करती है? जो हमारे सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, क्या करती है? जो उसको रोक लेती है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट किरण अगर पृथ्वी पहुंचती तो क्या होता है? मनुष्य को त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, तो वही क्या करती है? तो ओजोन जो परत होती है हमें त्वचा कैंसर से बचाती है। ठीक है, तो जो उसका जो मेन काम है ओजोन परत का, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको क्या करती है? रोक लेती है। ठीक है, हाँ, तो आगे देखिए, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? देखिए, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो आपका जो राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया था 19 जुलाई, कब किया था? 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ। 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980। ठीक है, तो भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 19 जुलाई 1969 में। उसके बाद फिर जो है 6 बैंकों का फिर जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन ये भी पूछा गया दोनों क्वेश्चन। तो आपको 1980 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का। पूछ सकता है कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितने हुआ था? 6 बैंकों का। ठीक है, और आपको जो 19 जुलाई को हुआ था 1969 को, तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? तो अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। क्या है? अंध महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर का जो दूसरा नाम है अंध महासागर है। और देखिए जो अटलांटिक महासागर है उत्तरी भाग है। इसे एग्जाम में पूछा गया है कि बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? किसे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है आपका बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? द आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इसे जो है छिपता हुआ महासागर है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इसे जो है छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? किस महासागर कहते हैं? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? देखिए जो आर्कटिक महासागर है ना, वो साल भर में अधिकतर जो है बर्फ से ढका रहता है। जो होता है आर्कटिक महासागर, जो होता है ये जो है आर्कटिक महासागर, तो साल भर में ना अधिकतर जो है बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ठीक है, और देखिए जो आपको बताएं कि सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर वो भी क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, और जो मेरियाना ट्रेंच में सबसे गहरी खाई तो किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में।
ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक इतना कंप्लीट हुआ और हम आपके लिए इस तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है एग्जाम्पुल के नाम से, आप उस पर जुड़ जाइए। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए और जो शिक्षा संबंधी जितनी भी न्यूज होगी और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगी उसको हम आपको देंगे उस पर, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो एग्जाम्पुल से हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।